नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रन विद टाइम 11 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बाल विकास राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा का ये जो पेपर था 26 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ। रीट लेवल 1 भी देखेंगे और रीट लेवल 2। रीट लेवल 1 की अगर हम बात करें तो ये 1 से 5 यानी प्राइमरी लेवल था, और रीट लेवल 2 की बात करें तो राजस्थान में इसे उच्च प्राथमिक स्तर के नाम से यानी 6 से 8 तक के बच्चों को जो सरकारी अध्यापक बनते हैं उनको बोला जाता है। और इसमें हम सटीक आंसर की के साथ जो है उत्तर बताएंगे। इससे पहले हम आपको बताते चलें कि इस समय हम लोग वन्य जीव प्राणी सप्ताह भी मना रहे हैं, जो कि 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बाल विकास जो 26 सितंबर 2021 को आया था, सबसे पहले हम लोग रीट लेवल 1 को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, इसमें देखिएगा, पूछा गया था कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है, ये पूछा गया था। तो इसमें हो जाएगा आपका डी वाला विकल्प यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें तो ये पियाजे का है। अंतर्दृष्टि की बात करें तो ये हल ने आगे है दोस्तों। हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं। तो रेमंड कैटल द्वारा ये जो प्रस्तावित है दोस्तों, ये है 16। तो 16 प्रकार के व्यक्तित्व को इन्होंने जो है बताया है। आइए आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर की तरफ चलेंगे। तीसरा हमारा प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो देखेंगे इसमें दैहिक आवश्यकताएं, ये तो है व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, स्नेह एवं संबद्धता, आत्मसिद्धि। तो इसमें स्नेह भी है, आत्मसिद्धि भी है, लेकिन व्यक्तिवाद एवं समूहवाद ये नहीं है, यानी बी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी यही नहीं है। नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न अब जो है एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन, कह रहा है कि एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। तो एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत अगर इच्छाएं होती हैं तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व, यानी ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आगे है दोस्तों हमारा पांचवा नंबर। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है। आपका विकल्प है आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान या फिर क्रियात्मक अनुसंधान। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी क्रियात्मक अनुसंधान। छठवें नंबर की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त है। तो यहाँ पे देखिएगा, तेजी से सीखने वाले, धीमी से सीखने वाले, प्रतिभाशाली या फिर रचनात्मक। तो उपचारात्मक हम उपचार उसी का करेंगे जिसको कोई रोग हो, या अगर हम शिक्षा की तरफ से अगर देखें तो जो बच्चा कमज़ोर होता है, यानी हम कह सकते हैं उपचार हम उसे कहेंगे जो धीमी गति से, यानी यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी धीमे सीखने वाले। आइए आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, या फिर वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण का सामाजिक सिद्धांत पर, या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिक्षण का खेल कूद दिया गया है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे डी वाला विकल्प जो है करके आए हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि शिक्षण जो होता है खेल कूद के माध्यम से, ये जो इसकी जो सिद्धांत होता है, जो आधारित होता है, ये बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर ये आधारित होता है। यहाँ पे बी वाला विकल्प सही है, ये डी वाला विकल्प नहीं सही होगा। बहुत सारे लोग जो है डी वाला विकल्प करके आए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी प्रोफेसर एस पाल थे। आगे है दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है। आरटीई की बात करें तो राइट टू एजुकेशन अधिनियम की बात हो रही है। तो 2009 में
ये पारित तो हुआ था, लेकिन ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि प्रभावी कब हुआ था। तो प्रभावी की बात करें तो ये 2010 में प्रभावित हुआ था। और इसको हम बताते चलें कि 69,000 भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि RTE या राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है ये कब प्रभावी हुआ था। तो प्रभावी हुआ था 2010 में, लेकिन लागू हुआ था 2009 में। तो यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि किस आयु के समूह के बालकों के लिए है। तो ये है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, यानी डी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 10 नंबर का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। तो इसमें देखिएगा भूख, प्यास, नींद ये सभी दैहिक अभिप्रेरक में आते हैं, लेकिन उपलब्धि की बात करें तो ये दैहिक अभिप्रेरक में नहीं आता है। आइए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर की बात करेंगे। 11 नंबर है हमारा शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। तो शिक्षण अधिगम की बात हो रहा है दोस्तों। तो जब कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है तो यहाँ पे अध्यापन शैली हो जाएगा, यानी अध्यापक जिस रूप में चाहेगा उसी रूप में वो निर्भर कर सकता है। यहाँ पे अध्यापन शैली जो है एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन फिर आया है इसमें। RTE अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात होना चाहिए। तो ये है दोस्तों डी वाला विकल्प, यानी 30:1 होना चाहिए, यानी 30 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना आवश्यक है। तो ये चीज़ RTE 2009 में दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हमारा 13 नंबर कि मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। तो विकल्प में दिया गया है कि रचनात्मक मूल्यांकन का, या फिर मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, या योगात्मक मूल्यांकन का, या फिर नैदानिक मूल्यांकन का। तो यहाँ पे देखिएगा मूल्यांकन की अगर हम बात करें दोस्तों तो मूल्यांकन जो है दो तरह से होता है, एक रचनात्मक मूल्यांकन, एक योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो एक निर्धारित समय के बाद, निर्धारित पाठ्यक्रम के बाद जो मूल्यांकन होता है उसे हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा और मध्य अवधि रूपी जो परीक्षा होती है ये सभी योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। और रचनात्मक की बात करें जो लगातार चलता रहे, निरंतर चलता रहे, उसे हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और इसमें टेस्ट वगैरह आते हैं जो बराबर जो है कक्षाओं के बाद जो है टेस्ट लिया जाता है, इसे रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मध्य अवधि परीक्षा, तो ये हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत, यानी 13 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा रोग वंशानुगत होता है। विकल्प है ADHD या फिर फिनाइल क्यूटोन्यूरिया। तो यहाँ पे हमारा बी वाला विकल्प ही सही हो जाएगा, यानी फिनाइल क्यूटोन्यूरिया ही होता है। पराक्सिन और HIV एड्स ये सब नहीं होते हैं, ये जो है वंशानुगत जो है रोग होता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये वंशानुगत रोग है। आइए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। तो ये है दोस्तों ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी भाटिया बैटरी का जो परीक्षण है दोस्तों ये बुद्धि निष्पादन से संबंधित है। आइए आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों कह रहा है कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ मिल रहा है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है। आजीवन का मतलब है निरंतर, यानी यहाँ पे सतत की बात हो रहा है। और विकास का क्रम एक सा का मतलब है समान प्रतिरूप। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सी वाला विकल्प भी सही हो रहा है और ए वाला विकल्प, यानी यहाँ इसमें जो है दोस्तों बोनस अंक मिल सकता है या फिर यह प्रश्न जो है डिलीट भी हो सकता है। तो इसमें दोनों प्रश्न जो है ये इसमें जो दोनों उत्तर जो है सही होने के कगार पे हैं, यानी सतत विकास भी है और समान। अगर वैसे देखा जाए तो सी वाला विकल्प जो है एकदम एग्जैक्ट जा रहा है, लेकिन उसमें जो है ए वाला विकल्प भी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। तो दोस्तों जीन पियाजे की अंतिम अवस्था जो होती है ये है अमूर्त, यानी बी वाला विकल्प सही है। संवेदी जो होता है ये 0 से 2 होता है, फिर उसके बाद मूर्त आता है आपका
ये 2 से 7 होता है। उत्तर की बात करें तो ये 7 से 11 और 11 से 15 ये सबसे अंतिम अवस्था मानी जाती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आइए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि आनुवंशिकी के जनक हैं, तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी ग्रेगर मेंडल ही जो है आनुवंशिकी के जनक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर है व्यक्ति का मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये किया था जीन प्याजे ने, सॉरी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी सिगमंड फ्रायड ने किया था। सिगमंड फ्रायड ने एक बात और कही थी कि जितना जो है 10 साल के अंतर्गत जो बच्चे सीख लेते हैं, आने वाले 20 सालों में वो नहीं सीख पाते हैं। ये इन्हीं के द्वारा कहे गए वाक्य हैं। आइए आगे बढ़ 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे जो है वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु दिया गया है 12 है और इधर वास्तविक आयु दिया गया है 10, तो अपान 100 होता है ये, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो 0 से 0 कट गया और 12 दहा में 120, यानी सी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हमारा 21 नंबर पर, कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आनुवांशिकता भी है, जन्मजात स्वभाव भी होता है, शारीरिक स्वास्थ्य होता है, लेकिन अभिभावक बालक संबंध ये नहीं होता है, यानी सी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 22 नंबर कह रहा है कि डाउन संलक्षण का कारण है क्या है, तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी त्रिगुणसूत्रता 21 यानी 21। आइए आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर में है कि विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी प्राप्तांकों की बारंबारता। ये क्या है, विश्वसनीयता की अवधारणा। देखिए जब मूल्यांकन किया जाता है तो ये वस्तुनिष्ठ के आधार पे जो इसका मापन उद्देश्य होता है, उस सभी जो क्या होता है जो हम लोग गणना करते हैं, यही बारंबार जो है प्राप्तांक वही चीज़ निकल करके आता है, इसीलिए प्राप्तांकों की बारंबारता हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी MMPI यही नहीं है, बाकी टेट, एससीटे और ड्राएमाइन ये सभी जो है प्रक्षेपीय परीक्षण है। आइए आगे बढ़ेंगे और 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि बहुविधि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो बहुविधि का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये किए थे जो है हार्वर्ड गार्नर ने, और इन्होंने 9 प्रकार के बुद्धि को बताया था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 26 नंबर कह रहा है कि NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। तो उद्देश्य में सी वाला विकल्प सही है, यानी बालक के चिंतन का गणितीयकरण, ये NCF 2005 कहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हमारा 27 नंबर की पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये है दोस्तों आपका हो जाएगा क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत, यानी बी वाला विकल्प सही है। और ये दिए थे स्किनर, स्किनर का है ये स्किनर। इन्होंने ये बताया था कि यानी पुरस्कार दे करके और या फिर दंड के माध्यम से बच्चों को सिखाना, ये जो है अधिगम यानी जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है, बहुत जल्दी बच्चे इससे सीखते हैं। तो ये हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और स्किनर आपको बताते चलें ये चूहे पे प्रयोग किए थे। आइए आगे बढ़ेंगे और 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया बाल अवस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे पूछ ये रहा है दोस्तों, नहीं शब्द ध्यान में देखिएगा कि बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। तो पूर्व अनुभव की बात करें तो ये भी जो है सही हो जाएगा। प्रतिबिंबन की बात करें तो ये भी है। तर्क यानी चिंतन करना, तर्क करना स्वाभाविक रूप से बाल्यावस्था में आ जाता है। लेकिन कल्पना की अगर हम बात करें तो ये नहीं है दोस्तों, यानी सी वाला विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। यानी कल्पना जो होती है ये अमूर्त में होती है, यानी 11 से 15 यानी 18 यानी किशोरावस्था के लगभग में ये चीज़ें होती हैं, जो कल्पना करने की जो शक्ति होती है। बाकी पूर्व अनुभव और प्रतिबिंबन और तर्क ये सभी हैं, लेकिन कल्पना नहीं है, तो इसीलिए सी वाला विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और
29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों का परिकल्पित किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका उत्तर। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, यानी उपलब्धि। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए जिस परीक्षण को हम लोग परिकल्पित या अध्ययन करते हैं वो होता है उपलब्धि। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, इसमें आखिरी और अंतिम है 30 नंबर का क्वेश्चन कि विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है, यानी व्यवसाय के बारे में सोचने लगता है, ये किस अवस्था की बात हो रही है। तो ये है दोस्तों किशोरावस्था, यानी जो होता है 12 से 18 की उम्र के जो बच्चे होते हैं, ये विकास के अवस्था में आते आते ये जो है इस अवस्था में व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करते हैं। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाए। तो दोस्तों ये था रीट लेवल 1 यानी राजस्थान में प्राइमरी अध्यापक भर्ती परीक्षा के बाल विकास का ये प्रथम संस्करण जो कि अभी पूरा हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में रीट लेवल 2 यानी जो उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 तक के बच्चों में जो सरकारी अध्यापक बनते हैं उन 30 क्वेश्चनों को देखेंगे, बाल विकास के प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ से अब देखिएगा दोस्तों, ये रीट लेवल 2 का बाल विकास है यानी उच्च प्राथमिक स्तर का। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम के हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं, वह सही क्रम के रूप में आप उसे मिलान करिए। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प देखिए, सबसे पहले यहाँ सही हो जाएगा, यानी अवधान होगा, फिर धारणा, फिर पुनरुत्पादन, फिर उसके बाद अनुप्रेरणा। यानी सबसे पहले ध्यान, फिर उसका धारण आप करेंगे, फिर जो है किसी को आप बताएंगे, फिर जो है उसके माध्यम से आप अनुप्रेरणा या किसी को प्रेरणा देंगे। यानी सी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और रीट लेवल 1 में इसी से संबंधित ये पूछा गया था कि अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से ये संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर में है, फिर पूछा गया है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो ये है स्वप्न विश्लेषण, यानी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, फिर पूछा जा रहा है कि ADHD का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा ध्यान विकार वाले बालक, यानी ये ऑटिज्म से आया हुआ था। ऑटिज्म से जो ग्रस्त होते हैं बालक, वहाँ से ये प्रश्न उठाया है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें है चौथा वाला प्रश्न है, देखेंगे। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है वह कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, तो यानी सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी उपलब्धि परीक्षण। जो इसमें पहले से चिन्ह लगे हुए हैं उसे आप ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर 5वां नंबर है। 5वें नंबर में पूछा गया कि भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया। ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, यानी ये वाला विकल्प सही हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसके तहत जो है शिक्षा का अधिकार लाया गया था और इसे मूल अधिकार बना दिया गया है और इसे संविधान में 21A के तहत रखा गया है। ध्यान में दीजिएगा दोस्तों, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, 21A में रखा गया है। आगे है दोस्तों, फिर पूछा जा रहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है। तो ये है दोस्तों 45 घंटे, यानी सप्ताह में 45 घंटे कार्य करना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, फिर इसमें कह रहा है कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारण को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो ये है ए वाला विकल्प, यानी क्रियात्मक अनुसंधान। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, इसमें फिर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। तो ये है स्किनर का है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये स्किनर का है और ये जो है परिणाम के द्वारा ही सीखा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों फिर पूछा गया था इसमें कि जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आत्मसातीकरण, यानी ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है।
तो इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं है। यहाँ पे हमारा ए वाला विकल्प सही, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी अनक्रिया की स्वतंत्रता ये जो है प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है, बाकी सभी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 11 नंबर, इसमें दिया गया था कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बच्चों की अभिव्यक्ति यानी बोलना और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही कहलाता है क्या, शिक्षण विधि का अर्थ। आगे है दोस्तों, फिर पूछा गया था कि रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग डाट डाट के मापन के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों, ये इसमें प्रश्न है जो पूछा जा रहा है। तो ये है दोस्तों सी वाला विकल्प, यानी बुद्धि के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 13 नंबर, कह रहा कि वाइगोस्की के अनुसार बालक सीखते हैं। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, और ये वाइगोस्की के द्वारा जो है दिया गया ये सिद्धांत था। आइए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। तो ये है बिने के द्वारा, यानी अल्फ्रेड बिने के द्वारा ये किया गया था। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है ए वाला है पढ़ने की धीमी गति, जी नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ये भी गलत है। उन्हें दंड देना, ये भी नहीं करेंगे। उन पर ध्यान नहीं देना है, ये भी नहीं, यानी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन जो है प्रदान करेंगे, ये प्रयास हम लोग करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों इसमें पूछा गया है कि यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है, मानसिक आयु 14 वर्ष, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। फिर वही चीज़ आ गया, यानी जो प्राथमिक लेवल में पूछा गया था, यानी जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी जो है क्या करेंगे हम, मानसिक आयु 14 है, यानी 14 बटे क्या करेंगे 13 और गुणे 100, यानी इसे भाग करेंगे तो एग्जैक्ट जो आएगा आपका, यानी यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 107.69, यही जो है एग्जैक्ट आपका उत्तर आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों इसमें सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये किया था जो है पावलाव ने, यानी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें पूछा गया था कि बाल अपराध का कारण क्या है। तो बाल अपराध का जो कारण है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों की सहानुभूति, परिवार में आपस की सहमति, समृद्ध परिवार। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी माता पिता में अनबन रहना यही क्या है, बाल अपराध का कारण है। आगे है दोस्तों फिर इसमें पूछा गया था कि बालकों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये दिया गया है, नहीं दिया गया है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहा इसमें देखें लिखा गया है कि ध्यान नहीं दिया गया, यानी डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 14 वर्ष के बाद शिक्षा व्यवस्था। बाकी सभी हैं, अध्यापक को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान, ये भी है। घुमंतु बालक के प्रवेश को सुनिश्चित करना, ये भी आप करेंगे। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करेंगे, लेकिन 14 वर्ष के बाद की जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो 2009 में ऐसा नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों इसमें कि निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। आगे है दोस्तों फिर इसमें एनसीएफ 2005 में जब कला शिक्षा को जोड़ा गया तो इसका उद्देश्य जो बना था ये बना था, सी वाला विकल्प एकदम राइट होगा, यानी सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, यही जो है सही है। आगे है दोस्तों फिर 22 नंबर कह रहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो यह विचार है निरंतरता के सिद्धांत से, यानी ए वाला विकल्प सही है। आगे है दोस्तों फिर इसमें पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। इसमें पूछा ये जा रहा कि बुद्धि का घटक नहीं है दोस्तों, तो आइए इसको भी देखते हैं। तो जो बुद्धि का घटक नहीं है दोस्तों, ये बी वाला विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी व्यावसायिक रुचियाँ, यही जो है बुद्धि का घटक नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों निम्नलिखित में बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि मनोगत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। तो हम आपको बताते चलें कि जो मनोगत्यात्मक जो प्रक्रिया होती है, यानी इसको क्रियात्मक भी कहते हैं, जैसे आपका लिखना है, खेलना है और गेंद को फेंकना है, ये मनोगत्यात्मक होते हैं। लेकिन जो नहीं है दोस्तों ये है सोचना, ये ज्ञान के आधार पे होता है, यानी ज्ञानात्मक प्रक्रिया है सोचना,
इसीलिए यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों इसमें व्यक्तिगत को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? तो ये दिया था दोस्तों आरबी कैटल ने, यानी सी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर में भी ये पूछा गया प्रश्न था, तो उसमें इस तरह से घुमाया गया था कि आरबी कैटल ने व्यक्तित्व मापने के लिए कितने जो है व्यक्तियों का समूह दिया गया है, तो 16 उसमें ऑप्शन था। लेकिन यहाँ पे घुमाया गया कि व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ का प्रश्नावली किसने दिया? तो आरबी कैटल। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों इसमें फिर दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो इसमें ए वाला विकल्प देखेंगे, यदि कक्षा की गतिविधियाँ जो है अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होता तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और ऊब जाता, इसीलिए यहाँ पे पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों इसमें फिर कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, तो ये है दोस्तों सी वाला विकल्प, यानी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों फिर कह रहा कि समस्या समाधान नहीं है, तो कौन है इसमें, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए लक्षणोन्मुखी, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि समस्या समाधान नहीं है, तो कौन है, कौन कौन हो सकते हैं उसे हम देख लेते हैं। लक्षणोन्मुखी यानी समस्या तभी आती है जब आपको लक्ष्य दिखता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, जिसका अभ्यास किया जा सकता है, सही बात है। जब समस्या आएगी तो अभ्यास आप करेंगे। समझ और कर्मिक चरणों के प्रयोग पर आधारित होता है, सही बात है। लेकिन संगीत संबंधी योग्यता के बारे में ये नहीं कहता है, यानी डी वाला विकल्प यही जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे समस्या समाधान जो नहीं है ये है डी वाला विकल्प, यानी संगीत संबंधी योग्यता। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों फिर पूछा जा रहा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की, तो ये है प्रक्षेपीय विधि है, यानी सी वाला विकल्प सही है। आगे है दोस्तों फिर इसमें पूछा जा रहा है, अंतिम है ये, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो ये हो जाएगा आपका अपसारी, अभिसारी नहीं होगा दोस्तों, ये होगा अपसारी चिंतन। तो दोस्तों ये था रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के बाल विकास से संबंधित जो 30 प्रश्न थे, अभी हमने जो है सटीक आंसर की के साथ मिलाया। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।